डिबेट में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर, यानी एमएसएमई सेक्टर पर, जिसे अक्सर हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। बिल्कुल सही कहा। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है ना। आप देखिए, चाहे वो औद्योगिक उत्पादन हो या फिर नौकरियां पैदा करना हो या एक्सपोर्ट्स, हर जगह एमएसएमईज का एक अहम, बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जैसा कि हमारी स्रोत सामग्री भी बताती है, 2023-24 में हमारे कुल निर्यात का करीब कितना था? हाँ, 45.73% हिस्सा एमएसएमई संबंधित उत्पादों का था। और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के लिए भी ये सेक्टर बहुत ही जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। और आज हम इसी बात पर थोड़ा गौर करेंगे कि भाई जो सरकारी नीतियां हैं वो इस अहम क्षेत्र को कितना सहारा दे पा रही हैं। देखिए, हमारी ये जो चर्चा है ये स्रोत सामग्री में दिए गए तथ्यों पर ही आधारित है, जिसमें एमएसएमई की परिभाषा क्या है, उनका साइज कैसे तय होता है, मतलब निवेश और टर्नओवर के आधार पर, नियम कानून क्या हैं, जैसे वो एमएसएमई एक्ट 2006 है, और हाँ, सरकारी पहले कौन कौन सी हैं और उनकी अपनी चुनौतियां क्या हैं। तो आज का बड़ा सवाल यही बनता है कि क्या सरकार की जो तमाम नीतियां हैं, जैसे वो एमएसएमई की परिभाषा बदली गई है, या फिर उद्यम पोर्टल है, मुद्रा लोन योजना है, और भी कई डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, क्या ये सब मिलकर वाकई एमएसएमई सेक्टर को प्रभावी ढंग से मजबूत बना रही हैं? या फिर जो बड़ी दिक्कतें हम लगातार देखते आ रहे हैं, जैसे कि ज्यादातर एमएसएमईज का रजिस्टर्ड ही ना होना, करीब 86% मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमईज, या उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की पहुंच ना होना, पैसों की कमी होना, तो क्या ये जो गंभीर चुनौतियां हैं ये सरकारी कोशिशों के असर को बहुत हद तक सीमित कर रही हैं? ठीक है, तो मैं ये पक्ष रखूंगी कि सरकार की जो कोशिशें हैं वो काफ़ी हद तक कामयाब हो रही हैं और एमएसएमई सेक्टर को इनसे ताकत मिल रही है और इसके नतीजे भी हमें दिखने लगे हैं। और मेरा मानना ये रहेगा कि इन तमाम कोशिशों के बावजूद ज़मीनी हकीकत शायद कुछ और है। जो गहरी चुनौतियां हैं वो इन नीतियों के असर को काफ़ी हद तक कम कर रही हैं, और ये सेक्टर अभी भी अपनी पूरी क्षमता से बहुत पीछे है। तो चलिए मैं अपनी बात रखती हूँ पहले। मेरा मानना है कि सरकार ने एमएसएमई सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए वाकई एक सोची समझी और काफ़ी असरदार रणनीति अपनाई है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन को ही देख लीजिए। उद्यम पोर्टल ने इसे कितना आसान बना दिया है। स्रोत हमें बताता है कि सितंबर 2025 तक 5 करोड़ से ज़्यादा एमएसएमईज इस पर रजिस्टर हो चुके हैं। ये उन्हें एक औपचारिक पहचान देता है, सरकारी योजनाओं से जोड़ता है, और वो जो माई एमएसएमई पोर्टल है वो तो जैसे एक ही जगह पे सारी सरकारी सेवाएं ले आया है। 5 करोड़ का आंकड़ा सुनने में तो काफी बड़ा लगता है। हाँ, पर ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, इसके पीछे की सोच देखिए। ये फॉर्मलाइजेशन यानी उन्हें औपचारिक दायरे में लाने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। और फिर अगर पैसों की मदद की बात करें तो मुद्रा योजना वो एक बहुत बड़ी मिसाल है। सोचिए जरा, 32.36 लाख करोड़ रुपए के लोन बांटे गए हैं, जिससे 5 करोड़ से ज्यादा उद्यमियों को सीधा फायदा पहुंचा है। और इसमें खास बात यह है कि इनमें से 68% महिलाएं हैं। फिर वो क्रेडिट गारंटी स्कीम है CGTMSE, जो बिना किसी गारंटी के लोन दिलाने में मदद करती है, और उसकी लिमिट भी हाल ही में 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी गई है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में लगभग 1,50,000 करोड़ का अतिरिक्त लोन आसानी से मिल सकेगा। और निर्यात में वो जो 45.73% की हिस्सेदारी है वो क्या बताती है? यही कि जेम पोर्टल यानी गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस और PLI स्कीम जैसी नीतियां काम कर रही हैं, एमएसएमईज को दुनिया के बाजार से जोड़ रही हैं। रैंप जैसी योजनाएं हैं जो विश्व बैंक की मदद से चल रही हैं, वो एमएसएमईज की क्षमता बढ़ाने और उन्हें बाजार तक बेहतर तरीके से पहुंचाने पर काम कर रही हैं। एस्पायर और ESDP जैसी पहले हैं जो नए हुनर सिखाने और उद्यमिता को बढ़ावा देने पर केंद्रित हैं। ये सब मिलकर एक मजबूत आधार बना रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, आपकी बातों में योजनाओं की एक वाकई लंबी फहरिस्त है, और मैं मानता हूं कि सरकार के इरादे नेक हैं, कोशिशें भी हो रही हैं, लेकिन मैं इसे जरा दूसरे नजरिए से देखता हूं। इन तमाम कोशिशों के बावजूद जमीनी हकीकत यह है कि एमएसएमई सेक्टर कई बड़ी और कहूं तो पुरानी समस्याओं से लगातार जूझ रहा है, जो इन योजनाओं के असर को काफी हद तक कम कर देती हैं। सबसे बड़ी जड़ जो मुझे दिखती है वो है अनौपचारिकता। आप सोचिए, स्रोत ये कहता है कि देश की करीब 86% मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमईज रजिस्टर्ड ही नहीं है। अब कुल 6.3 करोड़ एमएसएमईज का अनुमान है।
उनमें से सिर्फ 1.1 करोड़ जीएसटी के दायरे में है। इसका सीधा मतलब क्या हुआ? यही कि देश का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा सरकारी मदद और बैंकों के औपचारिक लोन सिस्टम से पूरी तरह बाहर है। ये सिर्फ उन्हें फायदों से दूर नहीं रखता, बल्कि इससे सरकार के पास भी कोई भरोसेमंद डेटा नहीं आ पाता, जो फिर सही नीतियां बनाने में और लोन देने में और मुश्किलें खड़ी करता है। दूसरी बड़ी चुनौती है टेक्नोलॉजी का पिछड़ापन। ज्यादातर एमएसएमईज आज भी पुरानी मशीनों, पुराने तरीके से काम कर रहे हैं। अब नई तकनीक लाना महंगा भी है और उसे समझना, अपनाना भी मुश्किल है, खासकर जब जानकारी की कमी हो या आईटी स्किल्स वाले लोग ना हों। अब वो 72% डिजिटल लेन देन की बात कर रही थीं, लेकिन ये आंकड़ा शायद सिर्फ रजिस्टर्ड और थोड़ी बड़ी इकाइयों का हो सकता है। पूरे सेक्टर की शायद ये सही तस्वीर ना हो। पैसों की तंगी, वो तो एक लगातार बनी रहने वाली समस्या है। बैंकों से लोन लेना, खासकर उन इकाइयों के लिए जो रजिस्टर्ड नहीं है, आज भी पहाड़ चढ़ने जैसा है। गारंटी की मांग होती है, ब्याज दरें ऊंची होती हैं, ये सब उनके आगे बढ़ने में रोड़ा बनती हैं। मुद्रा जैसी योजनाएं हैं, ठीक है, पर असल में लोन हाथ में आ जाना कई छोटे कारोबारियों के लिए अब भी एक टेढ़ी खीर ही है। और ये जो इतनी सारी योजनाएं और पोर्टल हैं, कई बार तो ये मदद करने के बजाय कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। कितनों को इनके बारे में ठीक से पता भी है? तो मेरा कहना है कि जब तक ये बुनियादी दिक्कतें, खासकर ये रजिस्ट्रेशन वाली बात, पैसों की तंगी और टेक्नोलॉजी का गैप, जब तक ये असरदार तरीके से दूर नहीं होती, तब तक ये सारी योजनाएं शायद सतह पर ही कुछ असर दिखा पाएंगी, गहराई तक नहीं पहुंच पाएंगी। आपने अनौपचारिकता का मुद्दा उठाया और वो वाकई बहुत अहम है। मैं समझ सकती हूँ आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन इसे जरा दूसरे नजरिए से देखिए। उद्यम पोर्टल सिर्फ रजिस्ट्रेशन आसान नहीं कर रहा है, ये एक तरह से औपचारिक अर्थव्यवस्था का दरवाजा खोल रहा है। और 5 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशंस इस बात का सबूत है कि उद्यमी इसे अपना रहे हैं। ये रजिस्ट्रेशन उन्हें एक पहचान देता है और इससे वो सरकारी खरीद नीति जैसी अहम चीजों का फायदा उठा सकते हैं। आपको पता है, उसके तहत सरकारी विभागों को कम से कम 25% खरीदारी एमएसएमई से करनी होती है। ये कितना बड़ा बाजार है उनके लिए। और 2016 में वो एमएसएमई डेटा बैंक भी शुरू हुआ था, जो इन रजिस्टर्ड इकाइयों का एक डेटाबेस बनाता है। इससे न सिर्फ सरकार को नीतियां बनाने में मदद मिलती है, बल्कि ये उन्हें जॉइंट वेंचर या एक्सपोर्ट जैसे मौकों की जानकारी देने में भी सहायक होता है। तो क्या ये एक सकारात्मक दिशा में बढ़ता हुआ कदम नहीं है? 5 करोड़ का आंकड़ा बनाम 6.3 करोड़ का जो अनुमानित आधार है, और वो 86% अपंजीकृत मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां। गणित तो ये कहता है कि बहुमत अभी भी इस दायरे से बाहर है। देखिए, रजिस्ट्रेशन करवा लेना एक बात है, लेकिन उसका असली फायदा उठा पाना बिल्कुल दूसरी बात है। क्या एक छोटे शहर या गांव में बैठा कोई कारीगर है जिसके पास शायद इंटरनेट भी ठीक से ना चलता हो, क्या वो इन पोर्टल्स का आसानी से इस्तेमाल कर पाता है? क्या उसे पता भी है कि कौन सी योजना ठीक उसके काम की है? हो सकता है रजिस्ट्रेशन के बाद भी बैंक लोन के लिए चक्कर काटने पड़े या सरकारी दफ्तरों की धूल फांकनी पड़े। स्रोत खुद इशारा करता है कि 50% एमएसएमईज ग्रामीण इलाकों में हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये जो डिजिटल पहले हैं, ये वाकई उन तक पहुंच रही हैं जिन्हें इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है, या फिर ये ज्यादातर शहर केंद्रित और जो पहले से थोड़ी बेहतर स्थिति में है, उन्हीं उद्यमों के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो रही हैं? असल चुनौती तो मुझे लगता है उस आखिरी छोर तक पहुंचने की है। पर बात करते हैं। आपने पहुंच पर सवाल उठाया, लेकिन जरा आंकड़े तो देखिए। मुद्रा योजना से जो 32.36 लाख करोड़ का लोन दिया गया, सीजीटीएमएसी यानी क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, जो बिना गारंटी के लोन को संभव बनाता है, फिर क्रेडिट गारंटी की सीमा को बढ़ाकर 10 करोड़ करना, और खास तौर पर SC/ST उद्यमियों के लिए वो SCLCS स्कीम यानी स्टैंड अप इंडिया क्रेडिट गारंटी स्कीम। ये सिर्फ योजनाओं के नाम नहीं है, ये लाखों उद्यमियों के लिए असलियत में पैसों का इंतजाम कर रहे हैं। मुद्रा के आंकड़े तो कम से कम यही दिखाते हैं। सरकार अब तो फिनटेक कंपनियों के साथ मिलकर नए नए तरीके भी ढूंढ रही है, ताकि लोन और आसानी से मिले और साथ ही लोगों में वित्तीय जानकारी भी बढ़े। तो ये बदलाव जमीनी स्तर पर महसूस हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है। मैं फिर वही बात कहूंगा, कागज पर योजना का होना और किसी जरूरतमंद के हाथ में वक्त पर पैसा आना, इसमें जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। जैसा मैंने पहले कहा, जो रजिस्टर्ड ही नहीं है वो तो इन औपचारिक रास्तों से वैसे ही बाहर है, और जो रजिस्टर्ड हैं भी, उनसे भी कई बार बैंक वाले गारंटी मांग लेते हैं, भले ही सीजीटीएमएसी जैसी स्कीम क्यों ना हो।
फिर इन योजनाओं की पूरी जानकारी ना होना भी एक बहुत बड़ी बाधा है। और एक पहलू है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, वो है पेमेंट्स में देरी। हाँ, एमएसएमई समाधान पोर्टल बनाया गया है, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी बड़ी कंपनी ने या किसी सरकारी विभाग ने ही किसी छोटे सप्लायर का पैसा मान लीजिए 45 दिन से ज्यादा रोक लिया, तो उस बेचारी एमएसएमई का तो सारा कैश फ्लो ही बिगड़ जाता है। अब ऐसे में उसे और लोन की जरूरत पड़ती है, लेकिन क्योंकि उसका पैसा फंसा हुआ है, उसकी लोन चुकाने की क्षमता कमजोर दिखती है, तो उसे लोन मिलना और मुश्किल हो जाता है। ये एक तरह का दुष्चक्र है ना। तो सवाल फिर वही है, क्या ये योजनाएं वाकई सबसे छोटे, सबसे जरूरतमंद उद्यमी तक पहुंच पा रही हैं? या फिर ये उन थोड़ी बेहतर स्थिति वाली एमएसएमईज के लिए ज्यादा मददगार साबित हो रही हैं, जो इस पूरे सिस्टम को बेहतर समझती हैं और बैंकों से डील कर सकती हैं? मुझे तो लगता है कि असल पहुंच अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। अच्छा, अब तकनीक की बात करते हैं। यहां भी सरकार पीछे नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। ONDC यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स जैसा प्लेटफॉर्म है जो छोटे कारोबारियों को भी ई-कॉमर्स का एक बड़ा मैदान दे रहा है। स्रोत में वो जो 72% डिजिटल लेन देन का जिक्र है, वो ये दिखाता है कि कारोबार करने के तरीके बदल रहे हैं और शायद ज्यादा कुशल भी हो रहे हैं। CLCSS यानी क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम है जो टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने के लिए सीधी सब्सिडी देती है। MSME सस्टेनेबल Z सर्टिफिकेशन स्कीम है जो क्वालिटी और पर्यावरण का ध्यान रखने के लिए प्रेरित करती है, मतलब जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। रैंप योजना का तो एक बड़ा हिस्सा ही टेक्नोलॉजी अपनाने में मदद करने पर केंद्रित है। MSME संपर्क पोर्टल है जो हुनरमंद लोगों को MSME से जोड़ता है ताकि सही काम के लिए सही लोग मिल सकें। चैंपियंस पोर्टल है जो एक ही जगह पर मदद और शिकायतें सुनने का काम करता है। सरकार तो अब AI और IoT जैसी जो नई तकनीकें हैं उनको अपनाने में भी मदद कर रही है। ये सब यही दिखाता है कि डिजिटल बदलाव सिर्फ एक सपना नहीं है, ये हकीकत बन रहा है। वो 72% डिजिटल लेन देन वाला आंकड़ा मुझे लगता है वो थोड़ा भ्रामक हो सकता है। क्या ये वाकई उस छोटे किराना स्टोर या गांव की वर्कशॉप तक पहुंचा है? स्रोत खुद ये मानता है कि ज्यादातर MSMEs अभी भी पुरानी तकनीक पर ही अटके हुए हैं। अब कोई नई मशीन लानी हो या नया सॉफ्टवेयर लाना हो, वो महंगा सौदा है। फिर उसे चलाने के लिए हुनरमंद लोग चाहिए और उनकी कमी है। जागरूकता की कमी तो है ही। CLCSS जैसी सब्सिडी योजनाएं हैं, वो मदद करती हैं, मैं मानता हूं, लेकिन क्या वो इतने बड़े और इतने बिखरे हुए सेक्टर में टेक्नोलॉजी की कोई क्रांति लाने के लिए काफी हैं? और डिजिटल डिवाइड को हम कैसे भूल सकते हैं? गांव देहात में जो 51% MSMEs बसे हैं, उनके पास शायद वैसा इंटरनेट और वो डिजिटल साधन ना हो जो शहरों में आसानी से उपलब्ध है। तो क्या ये डिजिटल तरक्की भी कुछ चुनिंदा लोगों तक ही सीमित होकर रह गई है? क्या हम असल में तकनीक के मामले में दो हिस्सों में बटे हुए MSME सेक्टर को नहीं देख रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। और आखिर में नीति को लागू करने की बात पर आते हैं। देखिए, सरकार ने सिर्फ योजनाएं नहीं बनाई हैं, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम, एक पूरा तंत्र खड़ा करने की कोशिश की है। जैसे पेमेंट में देरी की समस्या के लिए MSME समाधान पोर्टल है, सरकारी खरीद पर नजर रखने के लिए MSME संबंध है, नौकरी ढूंढने वालों और देने वालों के लिए MSME संपर्क है। ये सब खास समस्याओं के खास हल हैं। एस्पायर नए आइडियाज को सपोर्ट करती है, स्फूर्ति पारंपरिक उद्योगों को जिलाने में मदद करती है, और स्टैंड अप इंडिया खास तौर पर वंचित तबकों मतलब महिलाओं और SC/ST उद्यमियों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। वो जो 25% सरकारी खरीद की नीति है, वो उन्हें एक पक्का बाजार देती है। MSME की परिभाषा बदलने से उन्हें बिना अपना दर्जा खोए आगे बढ़ने का विस्तार करने का मौका मिला है। और PM विश्वकर्मा योजना तो बिल्कुल जमीनी स्तर पर कारीगरों और शिल्पकारों तक सीधी मदद पहुंचा रही है। तो ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये ठोस कदम हैं जिनके नतीजे अब दिख रहे हैं। हाँ, लेकिन योजनाओं और पोर्टल्स का ये जो जाल सा बन गया है, ये कई बार उद्यमियों के लिए सच कहूं तो सिर दर्द भी बन जाता है। कौन सी योजना किसके लिए है, उसके लिए आवेदन कैसे करना है, ये सब समझना ही अपने आप में एक मुश्किल काम हो जाता है। फिर जैसा कि स्रोत भी इशारा करता है, केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल की कमी से भी दिक्कतें आती हैं। मतलब लागू करने में एकरूपता नहीं होती। और जागरूकता की कमी, वो तो एक बहुत बड़ी वजह है कि कई हकदार लोग भी इन फायदों से चूक जाते हैं।
हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत में आज भी कई एमएसएमईज के लिए लाइसेंस लेना हो या नियमों का पालन करना हो या सरकारी बाबुओं से निपटना हो, ये सब बड़ी चुनौतियां हैं। तो सवाल फिर यही उठता है कि क्या ये सब पहलें मिलकर वाकई कोई बड़ा ढांचागत बदलाव ला पा रही हैं, या फिर ये सिर्फ छोटे-मोटे सुधार हैं जो असल समस्याओं की जड़ तक शायद नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो संक्षेप में अगर कहूं, मेरा मानना ये है कि सरकार की जो ये चौतरफा कोशिशें हैं, चाहे वो रजिस्ट्रेशन को आसान बनाना हो, लोन की बेहतर व्यवस्था करना हो, टेक्नोलॉजी अपनाने में मदद देना हो, हुनर बढ़ाना हो और समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलना हो, ये सब मिलकर एमएसएमई सेक्टर को वाकई मजबूती दे रही हैं। बढ़ता हुआ निर्यात, महिला उद्यमियों की बढ़ती हुई संख्या और उद्यम रजिस्ट्रेशन के जरिए औपचारिक दायरे में आते हुए उद्यम, ये सब इन कोशिशों की कामयाबी के ही सबूत हैं। ये न सिर्फ एमएसएमईज को ताकत दे रहे हैं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद को भी और पक्का कर रहे हैं। और मेरा निष्कर्ष ये है कि सरकारी इरादे बेशक अच्छे हो सकते हैं और कुछ पहले सराहनीय भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन एमएसएमई सेक्टर की जो बुनियादी और गहरी समस्याएं हैं, जैसे कि बड़े पैमाने पर अनौपचारिकता का होना, पैसों और नई तकनीक तक पहुंच की भारी मुश्किल, जानकारी का अभाव होना और योजनाओं को जमीन पर उतारने में आने वाली दिक्कतें, ये सब इन अच्छी कोशिशों के असर को बहुत हद तक कम कर देती हैं। स्रोत सामग्री में जो चुनौतियां बताई गई हैं, वो असली हैं और काफी बड़ी हैं, और जब तक इन जड़ों तक जाकर इनका कोई ठोस इलाज नहीं होता, तब तक एमएसएमई सेक्टर अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा पाएगा और सरकारी नीतियां शायद वो बड़ा बदलाव नहीं ला पाएंगी जिनकी हम सब उम्मीद करते हैं। ये तो बिल्कुल साफ है कि एमएसएमई सेक्टर भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, रोजगार के लिए और सबके विकास के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। आज की हमारी इस बातचीत से ये भी साफ हुआ है कि सरकारी कोशिशों का असर कितना है और मौजूदा चुनौतियां कितनी गहरी हैं, इस पर अलग अलग नजरिए हो सकते हैं और दोनों ही पक्षों में दम है। बिल्कुल। और स्रोत सामग्री में इस जटिल मुद्दे पर यकीनन और भी बहुत कुछ है जिस पर सोचा जा सकता है। हम तो अपने श्रोताओं को यही कहेंगे कि वे इस पर और जानकारी जुटाएं, सोचें और अपनी एक समझ बनाएं। अलग-अलग दृष्टिकोणों को समझना हमेशा ही फायदेमंद होता है, खासकर इतने महत्वपूर्ण विषय पर। सपने